हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागर। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का पूरा आरटीपी सॉल्व करवा दिया, पार्ट इनकम टैक्स वाले पार्ट का। जीएसटी का मैंने लास्ट वीडियो में केस सिनेरियो करवा दिया था। आज अपन जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं। जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ताकि हमारा एमटीपी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है मैंने इनकम टैक्स का मैराथन भी ले लिया, तो मैराथन भी देख लेना सर। ठीक है, जीएसटी का मैराथन अपकमिंग सैटरडे को है सर। ये सैटरडे को जीएसटी का मैराथन रहेगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ना है। पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो पहले आओ नीचे देखते हैं क्या पूछा है हमसे। आपसे बोला है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। अच्छा, आउटवर्ड टैक्स पेबल निकालना है एंड नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है। मतलब इन्हें क्रेडिट वाले लेजर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, बट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि नेट जीएसटी पेबल निकालना है, तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। रेट ऑफ जीएसटी 9918 है। ठीक है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का है नहीं। टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 10 करोड़। कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो अच्छी बात है सर। मतलब ये कंपोजिशन स्कीम वगैरह ये सब सोचना ही नहीं है सर आपको। ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट, वाओ, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब पूरे ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, तो पूरे ट्रांजेक्शन में हम सर आईजीएसटी की बातें करेंगे, और आईजीएसटी मतलब 18% की बात करेंगे सर। चलो, ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया। अब आओ ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, कंसल्टेंसी सर्विस ई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र, ऑफर बिजनेस कंसल्टेंसी, digital marketing and project management services across India. The company recorded the following transaction in October. तो हमें तो अक्टूबर मंथ से ही मतलब है सर। सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द मार्केट एनालिसिस। ठीक है, इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ना साथ साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं और इस पेज को ऐड करके बनाते हैं। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहला क्या निकालना था सर? हमें सबसे पहले निकालना था टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहला जो चार्ट बनेगा वो ये बनेगा सर। पहला फर्स्ट वाला बनेगा सर, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं ना आपको एक चीज सिखाता हूँ जो एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में। कभी भी जो क्वेश्चन में बोलता है ना, वो चीज निकाला करो, वो चीज हेडिंग दिया करो सर, क्योंकि एग्जामिनर वही चाहता है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट सर मान लो कोई और हेडिंग देता है, तो जो एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं पेपर, वो कैसे रिलेट करेगा कि आप क्या निकाल रहे हो क्या नहीं निकाल रहे हो। तो कभी भी जो चीज निकालने वाले रहते हैं उसको पहले हेडिंग पे दिया करो, नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलता सर। छोटी छोटी बातें प्रेजेंटेशन की, बहुत सारे लोगों के मैंने इस बार पेपर देखे सर, इनकम टैक्स जीएसटी के प्रेजेंटेशन से बहुत मार्क्स काट रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और करते जाते हैं ट्रीटमेंट। देखो, प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द मार्केट एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई तमिलनाडु, interstate for 4,50,000. Additionally, company paid an amount of 4,500 as professional tax applicable in the state of Maharashtra as per the requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered separately from XYZ Limited. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको सर जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर याद हो, तो उसमें हम इंक्लूजन्स पढ़ते हैं, और इंक्लूजन में हम टैक्सेस पढ़ते हैं। टैक्सेस में हमने बोला था सर जीएसटी को छोड़ दो, टीडीएस को छोड़ दो, बाकी सब टैक्सेस हम इंक्लूड करेंगे। तो आपसे वो यही चेक कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट जब वैल्यू ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज वैल्यू निकालेगा, तो वो 4,500 प्रोफेशनल टैक्स लेगा कि नहीं लेगा। तो अपन को तो लेना है सर। तो 4,50,000 प्लस 4,500, तो 4,50,000 प्लस 4,500। ठीक है, तो ये अपन पहला पॉइंट लिख लेते हैं सर, कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस है आपको की चीजें समझाना सर। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन के ट्रीटमेंट बताना, प्रोविजंस, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे सर, ऐसे शॉर्ट मत करना, नहीं तो मार्क्स काट देंगे। अगला देखो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट, conducted a digital marketing for an upcoming product launch for Mr. A based in Rajasthan, who is an unregistered person under GST. The agreed fee for the said services is 3 lakh rupees. Out of the agreed fee,
An amount of 25,000 is incurred by Mr. A. The company was liable to pay the same in relation to the supply, and the net amount received by the company was 2,75,000. तो सर अगर आपको याद हो तो फिर से बात वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में इंक्लूजन्स में हम पढ़ते थे सर, जहां पर रिसिपिएंट ने अगर सप्लायर के बिहाफ में कुछ पे कर दिया है तो उस केस में उसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो 25,000 वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली हमें 3 लाख रुपीज लेना है। बट एक बात याद रखना, उसी में एक बात ये भी दी हुई थी कि सर अगर रिसिपिएंट ने अपने नाम से कुछ किया है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। ये तो सप्लायर के नाम पे किया इसीलिए इंक्लूड कर रहे हैं। छोटा पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग 3 लाख रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ देखो, ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम। द एम्प्लॉय incurred an amount of 50,000 on a travel to Kolkata for a client project and claimed a reimbursement of the same from the company. As a policy, company charge such expense from the client on actual basis. सर अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आप सामने वाले से रिकवर कर रहे हो, क्या ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है? यस, ये भी आता है। तो अपन लिख लेते हैं सर, ट्रैवलिंग पेमेंट 50,000, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, डिस्काउंट पास्ड ऑन टू कस्टमर। देखो सर अगला दिया हुआ है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाज ऑफर्ड टू कस्टमर अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 against a supply for which invoice was issued in September. Oh my God, the customer has not reversed the ITC. नहीं होगा सर, ये डिस्काउंट नहीं अपन रिड्यूस करेंगे वैल्यू में से। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, हमने बोला था सर अगर एग्रीमेंट होता कस्टमर इसकी आईटीसी रिवर्स कर देता तो हम इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तो हम वैल्यू में से रिड्यूस नहीं करेंगे सर, क्योंकि आईटीसी उसने रिवर्स किया नहीं है, कोई पहले से एग्रीमेंट दिख नहीं रहा है, तो बात कहानी खत्म। तो ये 50,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगला देखो, recovery of late payment charges. The company received a amount of 1 lakh as late payment charges for delay in payment for a consideration. सर ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में इंक्लूजन में पढ़ते हैं हम। लेट पेमेंट चार्जेस, ठीक है, पेनल्टी रहता है। डिले, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, डिलेड चार्जेस फॉर पेमेंट, ठीक है, ये सब रहता है सर। फी फॉर डिलेड पेमेंट, ये सब नाम से मिलेगा एग्जाम में। तो क्या ये 1 लाख आएगा वैल्यू में? यस सर। तो डिलेड पेमेंट लिख लेते हैं 1 लाख, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से और कुछ आने का बचा नहीं है, बट स्टिल अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ कार, सर हमने कार परचेज करी है, तो कार परचेज की है तो ये आउटवर्ड सप्लाई तो हो नहीं सकता सर, ऑब्वियस सी बात है, ये क्रेडिट वाला पॉइंट है। तो देखेंगे सर ये क्रेडिट वाला पॉइंट है। और कोई पॉइंट देख लेते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, कंपनी पेड फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज, सर क्रेडिट वाली बात है। प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, क्रेडिट वाली बात है। स्पॉन्सरशिप, कंपनी स्पॉन्सर्ड इवेंट wherein it paid an amount of 2 lakh, पे किया है ना सर, क्रेडिट वाली बात है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई बोला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई में यही चीजें आएगी। ये कितना हो जाएगा, 454500 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, ये आ रहा है सर 904500। ये हमारा आ गया सर वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। अब सेकेंड हमने इसमें हमसे क्या पूछा सर, आउटपुट टैक्स पेबल, तो इसी में 18% आउटपुट टैक्स कर लो सर, 18%, इसी का 18% आ रहा है 162,810, ठीक। ये हो गया आपका टैक्स, आउटपुट टैक्स भी निकल गया सर। अब बात करते क्रेडिट की, क्रेडिट माइनस करोगे तब तो नेट जीएसटी पेबल निकालोगे सर, माइनस क्रेडिट वाली बात है। और क्रेडिट में हमें 2-3 आइटम तो दिख गए थे सर। पहला, a car was purchased in the name of the company for the use by the director. The total cost of the car was 10,50,000. सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक करता है सर, इसकी क्रेडिट तो नहीं मिलेगी सर। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, द कंपनी पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द अबव न्यू कार। सर जिस चीज की क्रेडिट ब्लॉक्ड है उस चीज से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज रहे तो वो भी नहीं मिलती, उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलती, ठीक है। सेक्शन 17(5) में ही है सर ये। Procurement of service देखो, the company received an interstate supply of services used for business purpose on which GST paid was 45,000. Said credit was not restricted under any other provision law. तो 45,000 की हमारे पास क्रेडिट है सर, क्या ये
मिल जाएगी? यस सर, बिजनेस पर्पस से तो क्रेडिट मिल जाएगी। तो बिजनेस पर्पस 45,000, ये क्रेडिट तो मिल जाएगी सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कंपनी स्पॉन्सर्ड अ स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इन इट पेड एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs टू द इवेंट ऑर्गेनाइजर। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, मैं आपको ना दो बातें बताता हूँ जो एग्जाम के लिए अगर आप ध्यान रखो तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। पहली चीज, कभी भी ना बड़े क्वेश्चन में 2-3 बातें ना नोटिस किया करो, ध्यान देने वाली बात होती है। एक, उसमें ना आपको बड़े क्वेश्चन में, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन में आपको एक रिवर्स चार्ज वाली चीजें मिल सकती है। दूसरा, हो सकता है एग्जामिशन का एक आध पॉइंट हो। तीसरा, आपको ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं इसको, एक रिवर्स चार्ज मैंने आपको बता दिया, एक एग्जामिशन हो गया, एक प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट। ये 3 पॉइंट ना बड़े क्वेश्चन में मिलते हैं। आप चाहो तो लास्ट सितंबर या मई का एग्जाम्स का पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा आपको। तो ये इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि आपके बैकएंड पे दिमाग में रहेगा ना रिवर्स चार्ज भी सोचना है, एग्जामिशन भी हो सकती है, तो आपका एग्जाम में ना प्रोस्पेक्ट क्लियर रहेगा, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। आ रही बात समझ? तो मैं आपको अपने गुड फेथ पे समझाया, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम के पेपर में ही देखा है। अब जैसे ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, तो हमने क्या बोला था सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की गई है। देखो, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज में होता है। यहां पर किसको प्रोवाइड की गई है? कंपनी को। तो कंपनी आ गई बॉडी कॉर्पोरेट में, तो क्या रिवर्स चार्ज की बात है? यस सर। तो क्या कंपनी को रिवर्स चार्ज में पे करना है? यस सर, कंपनी को पे करना है सर रिवर्स चार्ज में। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, छोटी बात है, गलती होने के स्कोप है। आप यहां पर ध्यान दोगे तो सर यहां पर आपको लिखा हुआ है जीएसटी पेड वॉज 45,000, क्रिस्टल क्लियर। बट यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए। तो यहां पर आपको जीएसटी 18% निकालना होगा, जो कि 36,000 आएगा। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हो ये रहा था कि यहां पर एक में जीएसटी का अमाउंट दे दिया, एक में वैल्यू दे दिया, तो एग्जाम में हड़बड़ी में, जानबूझ के कोई नहीं करेगा, हड़बड़ी में 2 लाख रुपए आप जीएसटी का अमाउंट ले सकते हो। छोटी सी गलती होने के बहुत स्कोप है, तो ये मैं अलग कलर से ही लिखूंगा। इसको लिखेंगे स्पॉन्सरशिप सर्विस 36,000। सर ये रिवर्स चार्ज वाली है, कंपनी ने रिवर्स चार्ज में पे किया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो, क्रेडिट का टोटल अमाउंट 81,000 आ जाएगा। हाँ, 81,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते तो हमारा नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा सर। फिर मैं आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, ध्यान देना सर। तो ये 162,810 माइनस 81,000, हाँ, तो ये आया सर 81,810, ये नेट जीएसटी पेबल आया। यहां तक जितने स्टूडेंट लिखे वेरी गुड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रिवर्स चार्ज वाला है ना, इसको बाद में नेट जीएसटी पेबल के बाद अलग से लिख के ऐड करना है। सर क्यों? सर क्योंकि रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी होती है वो हमें कैश में पे करना होता है। तो सर ये आपका कैश में पे करने का निकल गया। अब ये रिवर्स चार्ज वाला आप ऐड कर लो, तो आपका टोटल पता चल जाएगा सर कि कितना पे करने का जीएसटी बनता है सर। तो यहां पर आप रिवर्स चार्ज वाला जो है 36,000 ऐड कर लोगे, तो प्लस किया 36,000, तो ये आया 117,810। ये आपका आ गया फाइनल जीएसटी पेबल। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक स्टूडेंट मुझसे पूछा कि सर जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, ये वाली जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है सर, क्या उसकी क्रेडिट भी मिल जाती है? क्रेडिट मिल जाती है, बट आप उस क्रेडिट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एट द एंड इसको पे कैसे करना होता है? कैश में पे करना होता है। अब जिसको ये बात नहीं दिमाग में बैठ रही आखिरी दिन, प्यार से ये समझ लो कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी को आप क्रेडिट में भी दिखाते हो और बाद में नेट जीएसटी पेबल निकलने के बाद अलग से भी दिखा के ऐड करके पे करते हो। समझ आई बात? मेरे को लगता है ये पॉइंट तो बहुत गजब इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट से बहुत गलती होती है रिवर्स चार्ज के ट्रीटमेंट में, इसीलिए मैंने इसको धीरे से आपको समझाया ताकि कोई स्टूडेंट से गड़बड़ ना हो। आई होप सबको समझ आया होगा। बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही था। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th वाला देखो। देखो 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। इज द गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स while making payment to Mr. Bolaram under section 51 of the CGST Act 2017, and if yes the amount of tax to be deducted? तो TDS वाली बात है सर, सेक्शन 51 वाली बात है। देखो
Mr. Bolaram, a supplier located in Meerut, UP, supplied the bedsheet, pillow covers, and blanket to a government agency registered in UP under a contract. The total contract value is 4,61,000, एक्सक्लूडिंग जीएसटी. हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेते हैं सर. और हमने ये पढ़ा था सेक्शन 51 में कि सर 2,50,000 से अगर ज्यादा होता है तो टीडीएस की बात होती है. और 2,50,000 जो हम देखते हैं सर, एग्रीगेट देखते हैं. माइट बी पॉसिबल सर एक वैल्यू एक्सीड ना भी करे, बट हम एग्रीगेट में चेक करते हैं तो एग्रीगेट में वैल्यू एक्सीड तो कर रही है. ठीक है, तो 400 ब्लैंकेट्स है, 850 बेडशीट है, 1700 पिलोस है. अब बात ये है सर कि टीडीएस तो कटेगा सर. अब टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा सर? अगर 2,50,000 से ज्यादा होता है तो जितनी अमाउंट है उस पे 1% टीडीएस कटता है. ये तो क्रिस्टल क्लियर है. बट अगर आपको याद होगा तो 1% ऑफ द नेट वैल्यू होता है. नेट वैल्यू यहाँ पर रिलेवेंस नहीं रखेगी, क्योंकि रीजन ये है सर, यहाँ पर कोई रिटर्न वाला केस नहीं दिया. अगर रिटर्न वाला देता तो मैं रिटर्न माइनस करता, उसके बाद जो वैल्यू बचती उस पर टीडीएस काटता. तो यहाँ तो 4,61,000 में 1% कितना हो जाएगा? इतना टीडीएस हो जाएगा सर. यहाँ सिंपल है, बट याद रखना नेट वैल्यू पे टीडीएस करता है. मतलब अगर रिटर्न वाला होता तो माइनस करता. ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी दे दिए, रिटर्न कुछ दिए नहीं सर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द फाइनेंस टीम ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? पहले तो क्या पूछ रहे कि इनवॉइसिंग क्या होता है, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू ब्लू पांडा लिमिटेड, आपको ये भी बताना है सर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डज ब्लू पांडा लिमिटेड नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइसेस डायरेक्टली ऑन द इनवॉइसिंग पोर्टल? देखो सर, Blue Panda Private Limited is a manufacturing company that supplies goods to various registered dealer across India. ठीक है, the company is an aggregate turnover of 6 करोड़. याद है सर, ई इनवॉइसिंग की लिमिट कितनी थी सर? 5 करोड़. 5 करोड़ से ऊपर गया तो सर इनको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है सर. तो पहला क्वेश्चन तो आपको मिल गया सर. ठीक है, डज ब्लू पांडा नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइसेस डायरेक्टली ऑन द इनवॉइसिंग पोर्टल? नहीं सर. वैसे हम इसको पढ़ेंगे ना तो भी हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सर आप चाहो तो ऑफलाइन टूल्स भी यूज कर सकते हो. उसके बाद सर क्या बोलते हैं, आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, पोर्टल में क्या बोलते हैं अपलोड कर सकते हो. जैसे ईआरपी होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू भी इनवॉइस जनरेट किया. जैसे जनरली लोग जो मार्केट में यूज करते हैं वो टेली यूज करते हैं सर. टेली के थ्रू बिल जनरेट करते हैं, उसके बाद ये वेबसाइट में ऑनलाइन करते हैं सर. तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ई इनवॉइस पोर्टल में जाके ही इनवॉइस रेज करना है. आप टेली के थ्रू भी कर सकते हो. तो ये तो ईआरपी सिस्टम दिया हुआ है, टेली की बातें हो रही है सर. ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन था. अगला देखो, ब्रीफली एग्जामिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है सर. देखो, शांति, एन अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ गुजरात, went to meet her parents at the native place Patna, Bihar, and buys a medical insurance. इंश्योरेंस वाली कहानी है सर. देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर her parents from an insurance company. ठीक है, अब बात ये होती है इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में हम ये देखते हैं सर, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो सर वो रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन ले लिया जाता है. अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में ये होता है सर कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस आपके पास है सर, वही ले लिया जाता है सर. लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट को हम क्या मान लेते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, फॉर आवर पेरेंट्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. तो शांति ने लिया इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस. शांति है अनरजिस्टर्ड. अनरजिस्टर्ड होने के कारण इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है सर? पटना. तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? पटना. समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे देखो, लखन सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर्ड इन नोएडा यूपी, इज हायर्ड बाय द राम ट्रेड लिंक्स. सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला केस है सर. ये प्लेस ऑफ सप्लाई में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला केस है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर, बाय कोरियर, बाय मेल, ये सब के थ्रू अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं सर गुड्स. तो उस केस में हम ये बोलते हैं सर, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो बढ़िया बात है सर, जो जहां पर वो रजिस्टर्ड है वही लोकेशन होगा. अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम देखते हैं एड्रेस ऑफ द सप्लायर रेसिपिएंट. बट यहां पर जो राम ट्रेड लिंक्स है, देखो सर राम ट्रेड लिंक्स है, उसने हायर किया जीटीए वाले को. क्या राम ट्रेड लिंक्स रजिस्टर्ड सप्लायर है? यस सर, रजिस्टर्ड है. अगर ये रजिस्टर्ड है तो उस केस में सर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन क्या है सर? न्यू दिल्ली. अब गुड्स कहीं से कहीं भी जाए, गुड्स कहीं से कहीं भी जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये रजिस्टर्ड है, इसीलिए लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर, जो कि सच पर्सन लिखा हुआ है हमारे लॉ में, और जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली. समझ आया? आगे देखो, नेक्स्ट वाला देखो. देखो नेक्स्ट, मिस्टर करण टेक्स अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन इन मुंबई फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर
Prisia Limited and give its residence address at Mumbai as the address for billing with the said company. सर अगर पोस्टपेड है तब तो कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि पोस्टपेड के केस में क्या होता है, जो बिल होता है उस पर एड्रेस होता है रिसिपिएंट का, तो फिर लड़ना ही क्या। रिसिपिएंट का जो एड्रेस है पोस्टपेड के केस में वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई। ये तो बहुत इजी था मेरे हिसाब से, पूछोगे एग्जाम के लिए तो ये दो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख के जाने वाले बात है। अब एक स्टूडेंट का बहुत मेरे से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, सर प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। देखो गुड्स के केस में तो सेक्शन 10 हो जाता है, सर्विसेज के केस में सेक्शन 12 हो जाता है। बात ये होती है सब सेक्शन भी लिखना जरूरी है। मेरे हिसाब से सेक्शन भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, सब सेक्शन तक ना जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक भी लिखने में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो वो आंसर चेक ही नहीं करेंगे, पूरा काट देंगे। ज्यादा बेटर है सेक्शन, नहीं याद सेक्शन तो बेटर है एज पर द प्रोविजन, ठीक है, वो ज्यादा सेफ साइड रहता है सर। गलती नहीं करना, क्योंकि गलत सेक्शन लिखने में तो पूरा मार्क्स ही कट जाएगा सर। List the accounts and records which are not required to be maintained by the supplier who is opted for competition scheme। ये तो अभी के एग्जाम में आया था सर, सितंबर के एग्जाम में आया था, उसी को पूछ दिए इन लोग यहाँ पर आरटीपी में, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये ऐसा इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आई बात समझ। तो आरटीपी से हमें एक चीज क्लियर होती है, एग्जाम में टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन दिखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन दिखेगा और एक अकाउंट रिकॉर्ड का क्वेश्चन दिखेगा। कई स्टूडेंट क्या है, ये जो नए चैप्टर से इनको छोड़ के जाते हैं ना, इन नए चैप्टर से इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर इंस्टीट्यूट, तो आप छोड़ेंगे नहीं। माइट बी पॉसिबल प्लेस ऑफ सप्लाई से इंडिविजुअल ना पूछे, पूछा है May 24 में तो पूछा है, माइट बी पॉसिबल ना भी पूछे, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन के पार्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई के एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, बट मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ पढ़ के जाना, आता है, क्योंकि पिछली बार भी प्लेस ऑफ सप्लाई का 4 मार्क्स का आया था, मैंने बोला था और आया था। तो कोई स्टूडेंट प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस मत छोड़ो, ये 3-3 4-4 मार्क्स के आते हैं, कहीं कहीं आपका करते करते ये 10-12 मार्क्स निकाल देंगे सर एग्जाम में, तो ये बहुत काम की चीज होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये हमने आरटीपी वाला पार्ट कंप्लीट किया, अब हमारा सैटरडे को मैराथन है और डेली बेसिस में शॉर्ट्स तो चल ही रहे हैं सर, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए जीएसटी के लिए एमसीक्यूज लाने वाला हूँ, डेट कमिट नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है मैं ये चीज करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।